हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ जाइए कि इससे क्वेश्चन आना तय है। और इस टॉपिक का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी बल एवं गति के नियम। तो एक बार पहले एक छोटा सा शॉर्ट व्यू ले लेते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो जरा देखिए, आज हम लोग को जो पढ़ना है, पहले बल के बारे में पढ़ेंगे, बल के प्रकार, बल का मात्रक, गति के नियम, नियम के अंतर्गत प्रथम नियम, प्रथम नियम में ही एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है जड़त्व एवं द्रव्यमान, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, फिर पांचवा टॉपिक जो है वो है संवेग संरक्षण सिद्धांत एवं अनुप्रयोग। ठीक है, इंग्लिश में समझ लेते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहले फोर्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, फिर इसकी यूनिट पढ़ेंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन में 3 तरह की लॉ होती है, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जहां पढ़े वहीं पर हम लोग को इनर्शिया एंड मास भी पढ़ना है। फिर सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, फिर थर्ड लॉ पढ़ेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इन सारी चीजों पर डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो इस पर बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बात करेंगे बल की। तो बल किसी वस्तु पर लगे किसी धक्के या खिंचाव को कहते हैं। किसी वस्तु पर कार्यरत धक्का या खिंचाव जो है उसे बल कहते हैं। एनी पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। एक और डेफिनेशन बता देता हूं, उसको भी सुन लीजिए, वो थोड़ा और बेहतर ढंग से है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयत्न करता है। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज which can change the position of body or try to change। या तो पोजीशन में चेंज हो जाएगा, किसी चीज पे आप धक्का लगा रहे हो, या तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा, या तो कम से कम आप कोशिश तो करोगे उसको धक्का देने की। तो ये सब क्या है, बल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन वगैरह तो ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी पढ़ा के हम लोग काम की चीजों पर आ जाते हैं। ठीक है, अब बल मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। हालांकि बल बहुत तरह के हैं, लेकिन हम लोग 2 तरह के बल की बात करेंगे। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। मतलब एक बैलेंस फोर्स होता है, एक नॉन बैलेंस फोर्स होता है। तो बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल क्या होता है, यदि 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्यरत हो और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, मतलब वस्तु जो है वो गति की अवस्था में आ जाए, या गति की अवस्था में तो विराम अवस्था में आ जाए, मतलब उसकी स्थिति जो है वो बदल जाए, तो उसे कहते हैं कि ये असंतुलित बल है। सॉरी, मैं संतुलित बल बता रहा था, लेकिन मैंने डेफिनेशन बता दिया असंतुलित बल का, तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि बल लगाने पर यदि अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो असंतुलित बल है, और अगर किसी वस्तु पर ढेर सारा बल लगा हो, 2 या 2 से अधिक बल लगा हो, 2 or more than 2 फोर्स लगा हो, और बॉडी में कोई चेंज ना आए, ठीक है,
तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, बैलेंस फोर्स है। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक। तो बल का, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। बल का जो एसआई मात्रक है, एसआई, एमकेएस और सीजीएस। हालांकि मैंने जो पहला अपना लेक्चर बनाया हूं मेजरमेंट के लिए, उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होते हैं, भौतिक राशियां होते हैं, उनके मात्रक और हर पद्धति में मात्रक बताया हूं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो अब जाकर देख लीजिए, ताकि आपको बहुत ढेर सारा हेल्प मिल जाएगा। तो फिलहाल एसआई मात्रक बल का क्या होता है? बल का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। न्यूटन, इनको तो जानते ही होंगे, फिजिक्स के ये फादर कहे जाते हैं। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में इनका मात्रक होता है डाइन। ठीक है, अब बात आती है कि क्या न्यूटन और डाइन में कोई रिलेशन हो सकता है? तो यस, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। ठीक है भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, और एक डाइन की अगर बात करें तो 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन और एक डाइन बराबर 10⁵ न्यूटन। अक्सर कंफ्यूज होता है ये माइनस प्लस किस में होता है। तो ध्यान रखो कि जब बड़े राशि से छोटे राशि में जाओगे तो जो घात है वो प्लस में होगी, और जब छोटे राशि से बड़े राशि में जाओगे तो घात क्या होगी, माइनस होगी। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम बात करेंगे गति के नियम। लॉस ऑफ मोशन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कई लोग गति के नियम और गति के समीकरण में कंफ्यूज जाते हैं। उनको लगता है गति के नियम जो है वो v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as होता है। लेकिन भाई आप ध्यान रखिएगा कि वो गति के नियम नहीं होते, वो गति के समीकरण होते, इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, और ये लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, हालांकि कंफ्यूजन होने का सवाल इसलिए बनता है क्योंकि इसमें भी 3 नियम होते हैं और वहां पर भी 3 इक्वेशन होते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि गति के नियम और गति के समीकरण में अंतर होता है। ठीक है, चलिए, तो गति के 3 नियम हो गए, अभी हमने बात किया था। इसमें जो फर्स्ट लॉ है उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। जो पहला गति का नियम है उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि गति के किस समीकरण को जड़त्व का नियम, अरे गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो गति का जो पहला नियम होता है उसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। और अगर बात कर ले इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इस नियम में कहा क्या जाता है? इस नियम में यह कहा जाता है कि वस्तु सदैव अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है ना। वस्तु सदैव अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, यानी एनी ऑब्जेक्ट अपोजेस एनी चेंज प्रोड्यूस्ड इन इट। ओके, अच्छा, तो ये कितने तरह के होते हैं? ये भी 3 तरह के होते हैं।
एक बोलते हैं गति का जड़त्व, गति का जड़त्व यानी आपका हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो भैया इसमें क्या कहा जाता है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वस्तु की वह असमर्थता, किसी भी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह स्वयं से अपनी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, उसे बोलते हैं गति का जड़त्व। इसका एक और डेफिनेशन है, उसको भी मैं बता देता हूं कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो रहा हो। तो ध्यान रखिएगा, और इसका जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। तो जो इसमें एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल देखिए, चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर गिर जाना। अगर आप बस में खड़े हैं और अचानक से बस चालक ब्रेक मार दिया तो सारे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और जो खड़े हैं वो गिरने की कंडीशन तक आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, चलती बस से अचानक कूदने पर यात्री बस की दिशा में आगे की ओर गिरना। अगर आप चलती बस से कूद जा रहे हो, ठीक है, बस अभी रेस्ट में नहीं आया, अभी बस चल ही रहा है और आप कूद जाते हो तो आप जरूर आगे की ओर गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका पैर तो विराम अवस्था में आ गया लेकिन शरीर जो है वो अभी भी गति की अवस्था में रहना चाहिए और आप क्या होगे? गिर जाओगे। ठीक है। तीसरा देखो, बंदूक की गोली का कांच की दीवार पार करके निकल जाना। अगर गोली चल रही तो गोली का वेग बहुत ज्यादा है, अब अचानक से एक कांच की दीवार लाके हमने उस गोली को रोकने की कोशिश की पर गोली उस कांच की दीवार को छेद करते हुए पार निकल गई क्योंकि वह अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती थी। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जिसमें वस्तु पहले से ही मोशन में होगा वहां पर अगर उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो वो किस में चला जाता है? गति के जड़त्व में। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अब है दूसरा नंबर जो है वो है विराम का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि किसी वस्तु की वह असमर्थता होती है जिसके कारण वह स्वयं अपने विराम की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, खुद से नहीं कर पाता। ठीक है।
यानी विराम में है तो विराम में ही रहेगा, और विराम में है तो विराम में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए। पेड़ की टहनी को तीव्रता से हिलाने पर फलों का गिर जाना। अभी क्या है, पेड़ की टहनी पर फल है, जब हवा नहीं चल रही, आप उसे हिला नहीं रहे हो, तब तक फल रेस्ट में, विराम में था। आपने पेड़ की टहनी को तेजी से झकझोर दिया तो टहनी तो मोशन में आ गई, लेकिन जो फल है वो विराम में रहना चाहता है। टहनी मोशन में आ गई, फल वहीं रुकना चाह रहा था, तो उसका संपर्क टूट गया डाली से। अब डाली से टूट गया तो वो हवा में तो तैरेगा नहीं भाई, तो नीचे आ गया। तो ये दूसरा एग्जांपल है, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल का गिरना। ठीक है, अभी कंबल है, उसको डंडे से तेजी से पीट रहे हो तो कंबल तो मोशन में आ गया, लेकिन वो जो धूल है वो अपनी अवस्था बनाए रखना चाह रहा था, तो हवा में थोड़ी नहीं टिकेगा, तो नीचे गिर जाता है। इसलिए जब आप कंबल को डंडे से तेजी से पीटते हो तो धूल क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और मैं एक दो जो है वो आपको ओरली बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक ग्लास है, उस पे एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ है और उस पे एक सिक्का रखा हुआ है, कागज के टुकड़े को आप जब झटके से खींचते हैं ना तो सिक्का उसी में गिर जाता है, क्योंकि गति में आया था कागज का टुकड़ा और सिक्का अपनी अवस्था को बनाए रखना चाह रहा था, इसलिए गिर गया सिक्का उसमें। अगर बस चालक, आप बस में आराम से बैठे हो, बस चालक ने क्या किया, तेजी से एक्सीलरेटर दबा दिया, तो यात्री ऐसा पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बस के साथ शरीर का निचला हिस्सा तो आगे बढ़ना चाहे, लेकिन मुंडी और जो ये शरीर है वो क्या होता है, अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाह रहा था, तो इसलिए पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो तमाम ऐसे एग्जाम्पल है। आप इसमें ये देखिएगा, आपके लिए इसमें की पॉइंट क्या है, हर एक चीज पहले रेस्ट में रही होगी। ठीक है, एक और होता है दिशा का जड़त्व, तो उसको आप ओरली सुनिए क्योंकि उसमें कोई विशेष नहीं है। दिशा का जड़त्व ये कहता है कि कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही थी उसी दिशा में करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। इसका एग्जाम्पल बहुत कम है, एक मैं बता दे रहा हूं। अगर कोई कार है जिसमें आप बैठे हो, वो बाईं ओर चल रहा है, अचानक से ड्राइवर तेजी से घुमा दिया, तो जिस दिशा में वो कार मुड़ेगा उसकी विपरीत दिशा में आदमी क्या हो जाएगा, झुक जाता है अपनी प्रारंभिक दिशा को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इतनी चीजें इससे होगी। अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ की। जो द्वितीय नियम है, ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय नियम है वो उसे कहते हैं बल की संकल्पना। बल की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। इसमें क्या बताया गया था कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बात है संवेग की, तो पहले थोड़ा संवेग जान लीजिए कि संवेग क्या होता है। यानी संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। तो संवेग जो होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल के बराबर होता है ना, p बराबर mv। अच्छा, इसका संवेग का मात्रक क्या हो सकता है, तो देखो मात्रक हो गया m से kg, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, संवेग का मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, या कभी कभी
इसको न्यूटन सेकेंड भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये भी उसी के बराबर होता है। तो इस नियम के हिसाब से कहा गया था कि जो बल होता है वह किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां से क्या करो, आप m को बाहर कर दो क्योंकि m तो कांस्टेंट है, ऐसे कर सकते हैं m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या है? वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहां से हो गया प्रोपोर्शनलिटी हटा दिए कांस्टेंट और k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो F इक्वल टू एम में। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है जहां m द्रव्यमान है और a त्वरण है। इस वजह से इसका यूनिट जो होता था एक आप अभी पढ़े हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं बल की संकल्पना। ठीक, अब संवेग पढ़ लिया तो एक चीज और पढ़ लो, आवेग। आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स ये क्या होता है? इम्पल्स को आई से दिखाते हैं, यह किसी वस्तु पर लगे बल और कितने देर के लिए वो बल लग रहा है, उस वस्तु पर वह बल कितने देर के लिए लग रहा है। तो बल और समय के गुणनफल को क्या कह देते हैं? आवेग, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। ठीक है भाई, न्यूटन सेकेंड। उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा नियम होता है जो तीसरा नियम है इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अच्छा, जो मैं नाम बता रहा हूं भाई नहीं, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है भाई, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। इसमें यह कहता है कि किसी वस्तु द्वारा लगाए गए क्रिया की एक बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल की एक बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस चीज को मैं समझाता हूं एग्जांपल कैसे। आप नाव में बैठो, गंगा जी चले जाओ, नाव में बैठो। जब तक नाविक अपने चप्पू से उस पानी को पीछे की ओर नहीं धकेलेगा, आपका नाव आगे नहीं जाएगा। चाहे अगर उस चप्पू को मत चलाओ तो, और आपकी नाव जो रहेगी वो तब धारा की दिशा में बहती रहेगी। आपको कभी इस पार से उस पार आप नहीं जा सकते, लिखित ले लो हमसे। और अगर चली गई, मान लो किस्मत है तुम्हारी चल गई, तो कोई वो उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। जैसे आप चाह रहे हो कि भाई मैं इस तरफ इस घाट पे हूं और उस तरफ मुझे सीधे सीधे निकलना है, तो जब तक वो चप्पू चलाएगा नहीं विपरीत दिशा में, तब तक आपकी नाव आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से जब तक आप, जैसे जब हम लोग चलते हैं तो पैर से क्या करते हैं? जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, इसलिए हम लोग आगे चल पाते हैं। और कभी कभी जमीन को बहुत तेजी से पीछे ढकेल देते हैं, तेल वेल गिरा रहता है, बहुत तेजी से धकेलते हैं तो हम लोग बहुत तेजी से आगे फिसल जाते हैं, है ना? ठीक है, तो इन चीजों को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। और इसके लिए जो व्यंजक है हम लोग के पास वो ये है, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ध्यान रखिएगा, इस पे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। एग्जाम्पल में वो चीजें ध्यान रखिएगा जिसमें एक तरफ बल लग रही है और वस्तु जो है वो विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, चलने के दौरान नाव से अगर आप उतर रहे हो किनारे पर, तो आप नाव को क्या करते हो? पीछे की ओर धकेलते हो, तब आप आगे की ओर आते हो। नाव पे चप्पू चल रहा है, बंदूक से गोली निकल रही है, हालांकि बंदूक से गोली निकलना वो संवेग संरक्षण चला जाता है, तमाम ऐसे काम। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग संवेग संरक्षण सिद्धांत।
संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ये इस नियम के अंतर्गत ये कहा जाता है कि यदि किसी निकाय पर यानी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल कार्य न करे तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, यानी अगर कोई बाह्य बल, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो किसी वस्तु का जो संवेग रहेगा वो जितना है उतना रहेगा। इसका मतलब हो गया कि P बराबर mv द्रव्यमान गुणा वेग माने संवेग, और ये कांस्टेंट रहेगा। इसका एक रूप ये भी हो सकता है कि m1 v1 बराबर m2 v2। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं, संवेग हो गया, एक टॉपिक हम लोग का बच गया है उसको भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, कर लिया। अब एक टॉपिक जो बचा हुआ है वो है आपका जड़त्व एवं द्रव्यमान। जड़त्व एवं द्रव्यमान, यानी मास एंड इनर्शिया एंड मास। ठीक है, इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया क्या होती है, यानी जड़त्व क्या होता है? यह किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होने देना चाहता है। और मास यानी द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। और एक्चुअली में देखिए तो ये जो जड़त्व है और ये द्रव्यमान दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा रहेगा उसमें जड़त्व उतना ज्यादा रहेगा। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक चींटी है और एक हाथी है। फूंक दिया, चींटी उड़ गई, उसका द्रव्यमान कम था, उसने अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध कम किया। अब क्या किया, हाथी को फूंक मारे, हाथी अपनी जगह से हिला भी नहीं, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उसने अपना ज्यादा जड़त्व लगाया है, इनर्शिया उसका ज्यादा है। तो जब दोनों एक ही जैसे हैं तो इनर्शिया और मास दोनों की ही यूनिट होती है केजी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, अब रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 1 केजी बंदूक से 1 केजी की बंदूक से 10 ग्राम की गोली दागी जाती है। 1 केजी के बंदूक से 10 ग्राम की गोली दागी जाती है। यदि गोली का वेग 500 मीटर प्रति सेकेंड हो तो बंदूक के पीछे हटने का वेग होगा। इंग्लिश वाले ध्यान सुने। A 10 gram bullet या a bullet of 10 gram is fired from a gun of mass 1 kg if the bullet moves with velocity 500 meter per second square. What is the recoiling velocity of gun? ठीक है, तो देखो भैया, ये लगेगा संवेग संरक्षण पर m1 या mv इक्वल टू -mv। ठीक है, अब यहां जो कैपिटल M है वो बंदूक के लिए है, बंदूक का द्रव्यमान, और कैपिटल V जो है वो बंदूक का वेग है पीछे हटने का, और ये गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग। अब देखो भाई, हुआ क्या कि बंदूक का द्रव्यमान कितना था? 1 किलोग्राम, उसको ग्राम में बदल दो, 1000 ग्राम। वेग का तो पता नहीं, वेग का नहीं पता। ये कितना था? 10 ग्राम की गोली थी,
इसका वेग पता है 500। अभी क्या हुआ, v इक्वल टू हो गया 100 -10 गुणे 500 बटे 1000 3 -5 आया तो -5 मीटर प्रति सेकेंड की जो चाल आएगी, इस चाल से बंदूक पीछे की ओर हटेगा। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉकेट का प्रक्षेपण, ध्यान सुनिएगा, रॉकेट का प्रक्षेपण किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? रॉकेट का प्रक्षेपण मैं लिख दे रहा हूं, रॉकेट का प्रक्षेपण किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? The propulsion of rocket is based on the conservation of which quantity? तो इसका आंसर होता है रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण पर। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। एक 500 किग्रा के कार की चाल, एक 500 किग्रा के कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है। इसे 5 सेकेंड में विराम में लाने के लिए, 5 सेकेंड में विराम में लाने के लिए कितना बल लगाना होगा? क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक 500 किग्रा द्रव्यमान की कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है। इसे 5 सेकेंड में विराम में लाने के लिए कितना बल लगाना होगा? ठीक है, तो इसका सलूशन जो है, यहां देखिए, पहले क्या क्या दिया हुआ है? कार का मास दे रखा है 500 केजी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 0 और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण होता है v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू ये, और ये हो गया 5, यानी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास बल का क्या है फॉर्मूला? F इक्वल टू एम में। m हो गया 500, a हो गया -4, यानी हो जाएगा -2000, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या आपको सर का नंबर होगा, ये नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन अपना पुट कर लीजिएगा, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। ठीक है भाई।